हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज नंबर 2। इस सीरीज के बाहर आपके इंडियन नेवी में एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर आप लोग हमारी पूरी सीरीज देख लेंगे तो। इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इसमें भी हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल और क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जितने क्वेश्चन बता देंगे प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा और आप एग्जाम देखने के बाद देखेंगे कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं आया है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि कार का मात्रक क्या होता है। जूल होता है कार का मात्रक। जल्दी जल्दी प्रश्न देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे अपने। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश तीव्रता की इकाई होती है। और याद रखिएगा कि दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, मतलब दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाशिक तीव्रता यहाँ पे गलत लिख गया है। पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। P बराबर F/A। यहाँ से सूत्र आता है क्षेत्रफल अधिक करने से दाब कम हो जाएगा, दाब अधिक करने से क्षेत्रफल कम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कैंडिला किसका मात्रक होता है? मतलब कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। यहाँ से दो मात्रक आपके निकलते हैं क्लियर। एक हमारा होता है ल्यूमेन, जो हमारा होता है ज्योति, बोलिएगा। एक हमारा होता है ल्यूमेन और एक हमारा होता है कैंडिला। जो हमारा ल्यूमेन मात्रक होता है वो होता है ज्योति फ्लक्स का और जो हमारा कैंडिला मात्रक होता है वो होता है हमारा ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा एम्पियर मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के निकट आ जाता है। ध्यान से रखिएगा, जब चंद्रमा आ जाता है किसके निकट? पृथ्वी के, सन के निकट और अर्थ के निकट जब चंद्रमा आ जाता है, मतलब कि जब बीच में आपका चंद्रमा आ जाएगा तब आपका सूर्य ग्रहण होगा। अभी हम बताएंगे चंद्र ग्रहण कब होता है, नीचे वाले क्वेश्चन में आएगा वो भी क्वेश्चन। जब एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री ही परावर्तन कोण क्यों होगा? क्योंकि भाई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो किरण आती है जिस वेग से, मतलब जिस कोण से, उसी कोण से लौट जाती है, क्योंकि समतल दर्पण है, प्लेन मिरर होए। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, अर्थात हीरे से कांच में जाएगा। हीरा सबसे सघन माध्यम होता है इस संसार में। हीरे से सघन माध्यम कोई और दूसरा कोई नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है। शर्त क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आप हीरे से कांच में कह सकते हैं। जो आपकी होती है मृगमरीचिका यानी कि मिराज, वो किसका उदाहरण होती है? तो वो भी TIF का उदाहरण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। MKS पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया। CGS पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी वाला है, अगर वो सबको आता है MKS पद्धति में। बट अगर CGS पद्धति में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे अर्ग पर डाइन इंटू सेंटीमीटर कर देंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। याद करिएगा 107 नहीं लिखा है, ये लिखा है 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तो आपने बता दिया 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। और यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ लेता हमसे कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं तो 1 अर्ग में 10 की घात -7 जूल हो जाएंगे। पक्षांतर करने पे आप लोग समझ सकते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट के तुल्य होता है? तो 1 मेगावाट, आइए गिनते हैं जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। जो 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो आपकी जो अश्व शक्ति होती है हॉर्स पावर, वो 746 वाट के बराबर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होता है। जाहिर सी बात है, आपका सूत्र बनता है W बराबर FD cos थीटा। अब जब FD cos थीटा में करेंगे तो यहाँ पे जब जीरो रख देंगे, जीरो मतलब समांतर मतलब पैरेलल, जीरो रख देंगे तो FD का मान अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। जब cos 0 का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो W बराबर FD आ जाएगा। अर्थात जब W बराबर FD होता है और बल के बीच में और विस्थापन के बीच में कोण बन जाए हमारा 0 तो बल अधिकतम, मतलब कार्य हमारा अधिकतम हो जाएगा। यहीं से एक कंडीशन आती है, अगर दोनों के बीच में हमको न्यूनतम बल प्राप्त करना है
तो दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए बल और विस्थापन के बीच का, वो आपका 90 होना चाहिए। कुली वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग। जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य शून्य होता है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसका विनाश कर सकते हैं। ये किसका सिद्धांत होता है? ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंजर्व करती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा उसमें भी होती है भाई साहब। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य होता है। इसका हमने एक वीडियो पर्टिकुलर बना के डाल दिया है, आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं। जितने भी रूपांतरण वाले क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके उस वीडियो से। मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। मतलब मोमबत्ती रासायनिक पदार्थों से बनती है और जब वो जलाई जाती है तो उसके जलने से जो प्रकाश होता है तो प्रकाश ऊर्जा होती है। तो बस वहीं समझ सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है वो मोमबत्ती का माध्यम होता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना माइक्रोफोन का कार्य होता है। लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना लाउड स्पीकर का कार्य होता है। सोलर सेल का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य हमारा सोलर सेल करता है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है? तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना का हमारा कार्य होता है ट्यूबलाइट का। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है सितार। यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपका सूत्र बनता है पी स्क्वायर बराबर 2m के। पी स्क्वायर बराबर होता है 2m के। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ कह रहा था संवेग दोगुना होगा, पी स्क्वायर के प्रपोर्शनल में चलता है आपका के। जब ये दोगुना होगा जाहिर सी बात है 4 गुना हो जाएगा, समानुपाती में है। जब पी 2 गुना तो के 4 गुना, जब के 2 गुना तो पी 1/4 हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? लगा सकते हैं P बराबर WT अपॉन, यहाँ का सूत्र होता है। देखिए आपको कार दे रहा है, W दे रहा है और T दे रहा है, आपसे P पूछ रहा है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। P बराबर होता है W, मतलब W अपॉन T करेंगे, यहाँ से काट देंगे 10, आपका आंसर आ जाएगा 10 वाट। क्वेश्चन आता है 30 नंबर। शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया था? जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया था। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिपादन किया था, जिसका सूत्र होता है G बराबर F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर से याद करेंगे, अपना सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी का मान घटता रहता है। जी के मान घटने से जो मतलब अगर खानों पे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, अगर अपने सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है, ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है और विषुवत रेखा पर जाने पर जी का मान घटता है। याद करिएगा इन पॉइंट जितने हमने बोल दिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, अभी हमने आपको बताया। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें वहाँ पर होता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जाने वाले लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सूत्र होता है T बराबर 2π√L अपॉन जी सूत्र होता है वहाँ पे आपका। वहाँ पे जी का मान नहीं होता है। जब जी के मान नहीं होगा मतलब जी का मान होता नहीं है। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर जाए मतलब जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ लंबाई, उसकी लंबाई जब बढ़ेगी जाहिर सी बात लंबाई बढ़ने पर टी का मान बढ़ जाता है, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यहीं पे अगर चंद्रमा की बात कर देता हम लोगों से तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड कह देते। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। और एक बार बराबर 101 टार। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक टार क्या होता है, टार भी आप लोगों का वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है और टार बराबर होता है 133 पास्कल। और अगर बार से पूछ ले तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है हमारा बार। याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी वाले। द्रव का घनत्व तो किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता है हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? ग्रा लिखा होता है, ग्रा। हाइग्रोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता।
पानी से भरी बोतल में अधिक दाब कहाँ होगा? बोतल की पेंदी पर। इंडियन नेवी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हम लोग एक टंकी के तली में छेद करते हैं, मध्य में छेद करते हैं, सबसे ऊपरी सतह पर छेद करते हैं, तो पानी कहाँ से ज़्यादा निकलेगा? वहीं उसी से क्वेश्चन बन सकता है वाला कि पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पे होगा? तो बोतल की तली पे होगा। जो बोतल की तली पे दाब अणु होंगे उस पे ऊपर वाले अणु जो होंगे वो दाब लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब किसी के ऊपर कोई बैठ जाएगा तो उसके ऊपर बहुत सारा दाब आ जाएगा। तो वही यहीं पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना या तूफान की संभावना हो जाती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो किसकी संभावना होती? वर्षा होने की संभावना होती है। जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक में हल्का हल्की बढ़ोतरी होती है। तीनों क्वेश्चन फिर देखेंगे। यदि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाएगा तो इसका मतलब होता है आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब होता है मौसम का साफ होना। बैरोमीटर का तापमान धीरे धीरे घटना का मतलब होता है वर्षा होना। अचानक गिरने का मतलब होता है आंधी होना। और अचानक बढ़ने मतलब हल्का हल्का बढ़ने का मतलब होता है मौसम का साफ होना। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो कुल आयतन का 1/10वां भाग उसके आयतन से ऊपर रहता है पानी से। समुद्र तल के नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। जो समुद्र तल से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ता रहेगा। पारे का हिमांक कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस पारे का हिमांक होता है। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही इंग्लिश और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रिटिश थर्मस यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? तो 252 कैलोरी के तुल्य होता है। ब्रिटिश थर्मस यूनिट जो होता है हमारा वो 252 कैलोरी के तुल्य होता है। प्रश्न तनाव का मात्रक क्या होता है? याद करिएगा P बराबर होता है मतलब T बराबर होता है F/A। ए हमारा होता है एरिया, यानी इसको लंबाई भी कहते हैं। F/L होता है, F/A नहीं होता, F/L होता है। यहाँ पे T बराबर होता है F/A। अब F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, L का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो यहाँ समझ सकते हैं प्रश्न तनाव का मात्रक हमारा होता है न्यूटन पर मीटर। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? क्योंकि पानी का प्रश्न तनाव कम होता है। अब जिसका प्रश्न तनाव कम होगा तो उसका घनत्व कम होगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा। जबकि जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? प्रश्न तनाव कारण। यहाँ पे जब नहीं भाई साहब, जल लिखा हुआ है। जल की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? तो लिखा है प्रश्न तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी में क्यों तैरती है? सरफेस टेंशन के कारण जो लोहे की सुई होती है पानी में तैरती है। घनत्व के कारण भी कह सकते हैं आप लोग, घनत्व क्यों ही कह सकते हैं, सरफेस टेंशन। दाब किस प्रकार की राशि होती है? तो दाब एक अदिश राशि होती है। अगर आप लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है अदिश व सदिश राशियाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही धांसू टाइप की लिंक दी हुई है। इनको पहचानने की ट्रिक की आप लोग जाके देखिए, आपको कतई अच्छे से याद कर लीजिए वो वाली हमारी ट्रिक। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अदिश और सदिश राशियों को पहचानने में। नदी के ऊपर की अपेक्षा समुद्र में के जल में तैरना अधिक आसान होता है। अभी हमने आपको बताया समुद्र के जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो अधिक होती है। इसलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो प्लवन से संबंधित होता है। कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर पानी में हटाने पर वो डूब जाती है। अगर जो नाव जिस पानी में तैर रही है उससे कम आयतन के पानी में चली जाएगी वो तो डूब जाएगी। जैसे कि मानिएगा अगर कोई नाव पानी में तैर रही है, एल्कोहल में चली गई, मतलब दारू में जाके तैरने लगी तो वो डूब जाएगी। और वहीं जाके तैरने लगी समुद्र के जल में तो वहाँ और ऊपर आ जाएगी। दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो याद रखिए आवृत्ति क्या होती है? दोलन करने की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कोई भी वस्तु जितने दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और अगर फ्रिक्वेंसी का हम लोग उल्टा कर दें तो हमारा बन जाता है टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। 61 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड होता है आवृत्ति का मात्रक, यानी कि हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को ही हम लोग प्रति सेकंड कहते हैं। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं? तो उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि ऑडिबल वेव्स कहते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति का ह्रास कितना होता है?
मतलब कि जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, यानी कि हमारे कान के द्वारा कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को सुना जा सकता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, यानी कि इन्हीं को हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है। अगर आप लोग आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, और आर्द्रता के घटाने पर ध्वनि का वेग घट जाता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम गैसों में होती है। वहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो हम लोग कहते थे ठोस में, यानी कि इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो उनके आवर्तकालों का अनुपात कितना होगा? अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया है कि ये बराबर होता है 1/t, यानी कि ये बराबर होता है 1/t। यहाँ से याद रख सकते हैं कि आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है आवर्तकाल। तो यहाँ पे आवृत्तियों का अनुपात 1:2 दिया गया है, तो आवर्तकालों का अनुपात जाहिर सी बात है 2:1 आ जाएगा। किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगे जो होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाता है। अभी हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, 2 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग क्लियर कर लेंगे तरंगों का वेग किस में अधिक होता है और आवृत्तियाँ किस में अधिक होती हैं। दैनिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग सबसे किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों करते हैं हम लोग। दैनिक संकेतों के लिए था ऊपर प्रश्न में। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे होता है घंटे वाली सुई का आवर्तकाल। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? सरल आवर्त गति SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है घड़ी के सुइयों की गति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड आपकी वायु में ध्वनि की चाल होती है। कान में ध्वनि का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है या कितने सेकंड तक रहता है? तो कान में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण आप लोगों को ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो होता है रात में अधिक ध्वनि सुनाई देती है, जबकि दिन की अपेक्षा। याद रखिएगा, जब कुत्ते भौंकते हैं तो रात में तेज आवाज आती है, बशर्ते मतलब जबकि दिन में कम आवाज आती है। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन आपका होता है, अपवर्तन होता है। यहीं से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं ऑडियोमीटर का प्रयोग। पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले उत्पन्न किसने किया गया था? गाल्टन नामक वैज्ञानिक। यानी कि गाल्टन सीटियों में, गाल्टन सीटियाँ क्या होती हैं? जिनसे कुत्ते जो होते हैं हमारे सैनिकों के प्रति वो शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। गाल्टन सीटियों में किसका उपयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? अभी हमने आपको बताया कि वायु की चाल में, मतलब कि ध्वनि की चाल में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब आप चाहे 2 गुना कर दे, चाहे 4 गुना कर दे, चाहे आसमान रखें, चाहे समान रखें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो ध्वनि की चाल पहले थी वही ध्वनि की चाल रहेगी, अर्थात 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, और ध्वनि की चाल से कम होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए जब बिजली चमकती है तो हमको सबसे पहले उसकी रोशनी हमको हमारी आंखों तक पहुंचती है, और बाद में हमारे कानों तक उसका साउंड पहुंचता है। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयानों का वेग का मतलब एरोप्लेन के वेग में, वेलोसिटी में इसका प्रयोग करते हैं मैक नंबर का। साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होती है तीव्रता? तो 30 से लेकर 40 डेसिबल तक साधारण बातचीत की तीव्रता होती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं और परावर्तन उत्पन्न करती हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? ध्वनि से। जो हमारा डॉपलर प्रभाव होता है और ध्वनि से संबंधित होता है। बस आपके 20 क्वेश्चन लास्ट रह गए हैं। किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं? तो अवरक्त तरंगे जो होती हैं हमारी, इंफ्रारेड वेव्स, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं रात्रि दृष्टि उपकरण में। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे जो हमारी होती हैं वो शून्य में अर्थात कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण हमारा जो ध्वनि होती है वो सुनाई नहीं देती एक दूसरे को। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से तीक्ष्ण होने के कारण क्या होता है? आवृत्ति अधिक होती है स्त्री की आवाज की।
इसी कारण जो हमारे शेर होते हैं जब बोलते हैं एक शेर बोले और एक मच्छर बोले तो शेर के बोलने पर हम लोगों को चिड़न पैदा नहीं होती है बशर्ते, जबकि मच्छर के बोलने पर होती है। तो क्यों? क्योंकि मच्छर की जो ध्वनि की आवृत्ति होती है बहुत अधिक होती है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है। इसीलिए एकास्टिक विज्ञान किसका विज्ञान होता है? ध्वनि से संबंधित होता है। हमने बताया आपको पहले वीडियो में, जब ध्वनि तरंगे जलती हैं वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा, मतलब एनर्जी ले जाती हैं। नमन कोण ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? नमन मापी का। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर का। किसके द्वारा द्रवों का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा। जो हमारा होता है प्रश्न छिद्र का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर जी ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। दूरबीन का आविष्कार बता चुके हैं आप लोग, गैलीलियो ने किया था। पानी के अंदर ध्वनि तरंगे ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। बारीक तरंगों का व्यास किस वेग से ज्ञात करते हैं? स्क्रू गेज से। और सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं? सेस्मोग्राफ के द्वारा। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर व यंग ने रडार का आविष्कार किया था, जो वायुयानों को के लिए आप प्रयोग होता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर नामक वैज्ञानिक ने आप लोगों के गैस इंजन की खोज की थी। बैलिस्टिक मिसाइल की खोज किसने की थी? वर्नर वान ब्राउन ने आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल की खोज की थी। ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों के एग्जाम में आ गए तो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। जितने प्रश्न हम करा रहे हैं आप लोग प्रत्येक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न याद है उसकी तो कोई बात नहीं, बट जो आपके साइंटिस्ट हैं उपकरणों के वो आपको नहीं याद होंगे। तो ऐसा करिए कि अपने नोट्स में उनको लिखिए और याद करते रहिए, बार बार पढ़िए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और लिखा हुआ है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो सेक्सटेंट होता है हमारा, उसकी सहायता से हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों के आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो बच्चे हमारा पार्ट देख रहे हैं उनको इंडियन नेवी की फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी बस एक लोगों से विनती है आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को प्रमोट करिए। जहाँ तक आप लोग शेयर कर पाते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने यारों को, अपने मित्रों को, वहाँ तक शेयर करिए। आपको जो फ़ोन मिल जाए, जिसका फ़ोन मिल जाए, घर में, मोहल्ले में, गली में, उसका फ़ोन लेके सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी हेल्प करिए, हम इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देंगे जो आज तक आप लोगों को कहीं नहीं प्रोवाइड हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारे सब्सक्राइबर जैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों को लिए हम एक बहुत ही बड़े सरप्राइज लेके आएंगे। अगला वीडियो आने वाला है जीडी के ऊपर, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।